हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 16 सामाजिक सेवाओं पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जा करके हमारे आर्थिक सर्वेक्षण की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। यूट्यूब पर अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज चल रहा है, उसके सारे कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 16 सामाजिक सेवाएं। यहां पर कुछ थ्योरी लिखे हुए हैं, पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के द्वारा निशक्तजनों, निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं, वरिष्ठ नागरिकों, बौने व्यक्तियों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के साथ साथ नशा मुक्ति के संबंध में सकारात्मक वातावरण बनाने संबंधित विस्तृत कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इन दायित्वों का निर्वहन विभाग के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम प्रभावशाली है। देखिए, ये जो अध्याय 16 सामाजिक सेवाएं वाला जो टॉपिक है, आज से 2 या 3 साल पहले की बात करें, आज से 2 या 3 साल पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें इससे रेयरली क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे। लेकिन विगत 2-3 सालों से इस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जितने भी योजनाएं पढ़ेंगे, ये सभी के सभी योजनाएं समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है? समाज कल्याण विभाग के द्वारा। पहला चीज तो यही ध्यान देना। प्रश्न कोई भी एक आदि क्वेश्चन उठा लेगा कि प्रदेश में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है? तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना किसके द्वारा संचालित है? समाज कल्याण विभाग के द्वारा। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, जहां विधवा किसे कहा जाता है? ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है। जहां पर विधवा महिला की बात आ रही है तो ऐसे लगता है कि ये जो आपका जो योजना है इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित होगा। लेकिन ध्यान देना, इस चैप्टर में हम जितनी भी योजनाओं को पढ़ेंगे, सभी की सभी योजनाएं समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसमें हम पहला योजना पढ़ेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार, यानी कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन, बीपीएल परिवार वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन व्यापन करने हेतु सहयोग करना। ठीक है, यहां पर बात हो रही है निःशक्त व्यक्तियों को। निःशक्त व्यक्ति का मतलब हैंडीकैप, विकलांग, दिव्यांग, इनकी बात हो रही है। बौने व्यक्ति, जिनका हाइट जो है काफी, जिनका कद काफी छोटा रहता है, ऐसे व्यक्ति। तो निःशक्त व्यक्तियों और बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन व्यापन करने हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाया गया। ठीक, इसके अंतर्गत पात्र को कौन होंगे? पहला कंडीशन, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो। दूसरा, 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे। क्या बोला जा रहा है? 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे, जिनमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत नहीं है, वह पात्र नहीं होंगे। देखिए, यहां पर बताया कि पात्र कौन होंगे? 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे तो पात्र होंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन ही बताया गया है, ऐसे बच्चे जिनका आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष है, निःशक्त जन है, लेकिन वो अध्ययनरत नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वे जो है इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति। ठीक है, इस आपके 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग में बच्चों को भी शामिल कर लिया गया, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सामान्य निःशक्त व्यक्तियों को भी शामिल किया गया,
और बौने व्यक्ति जिनका कद छोटा है, उन्हें इन योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इसमें 500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है निःशक्त और बौने व्यक्तियों को। और ये जो योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित है, राज्य शासन प्रवर्तित योजना है। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किसके द्वारा चलाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? तो ये जो है राज्य सरकार की योजना है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4.32 लाख हितग्राही इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। तो इसमें कई बार क्या होगा, सुमिलित कीजिए करके आएगा, 3-4 योजना के नाम दे देगा और उनके लिए और उसमें पात्र कौन होंगे या इसका लाभ किसे मिलेगा, ऐसा करके आता है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना निःशक्त जन तथा आपके बौने व्यक्तियों के लिए यह योजना है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सुखद सहारा योजना। सुखद सहारा योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले यानी कि बीपीएल, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, जीवन व्यापन करने वाली विधवा परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन व्यापन करने हेतु सहयोग देना, यह सुखद सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाली ऐसी महिला जो विधवा है, जो परित्यक्त है। ठीक है, विधवा का मतलब जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, परित्यक्त महिला का मतलब जिसके पति ने उस महिला को छोड़ दिया है। पति जीवित है लेकिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, उसका त्याग कर दिया है। तो विधवा एवं परित्यक्त महिला, ठीक, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करते हैं। इसके अंतर्गत पात्र कौन होंगे? 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला। ठीक है, इसमें पात्रता को भी याद करते हुए चलना है। कई बार क्या होगा, एक योजना का नाम दे देगा और उसका उद्देश्य, पात्रता, लाभ, लाभान्वित, इसे कथन बना करके देगा और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसे कूट आधारित प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, इसमें देखिए जो विधवा महिला का क्राइटेरिया क्या दिया है, 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग। ठीक है, ये भी तो बोल सकता था 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिला। तो ये जो आपकी योजना है ना, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसमें 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की महिला, विधवा महिला को योजना का लाभ दिया जा रहा है सुखद सहारा योजना के अंतर्गत। और जहां 39 के बाद जब 40 वर्ष शुरू हो जाएगा तो केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है जो कि इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना है। ठीक है, 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग तक विधवा महिलाओं को सुखद सहारा योजना के अंतर्गत आपका लाभ मिलेगा। और जहां उनकी आयु 40 वर्ष हो गई तो केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, आगे उसे भी हम पढ़ेंगे, उसके तहत योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, ऐसी महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है। इसके अंतर्गत 500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.22 लाख हितग्राही इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। निःशक्त जन यानी कि हैंडीकैप के विवाह से संबंधित प्रोत्साहन योजना। अब ये क्या है? निःशक्त व्यक्तियों को सामाजिक पुनर्वास और उन्हें स्वावलंबी बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, निःशक्त व्यक्ति, हैंडीकैप व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पुनर्वास तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें लाभार्थी कौन होंगे? 18 से 45 वर्ष की निःशक्त महिला, 21 से 45 वर्ष के निःशक्त पुरुष जो आयकर दाता श्रेणी में नहीं आते, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखिए, महिलाओं के लिए 18 से 45 का क्राइटेरिया दिया गया है। देखो, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझ के पढ़िएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। 18 से 45 वर्ष का क्राइटेरिया महिला का दिया है और पुरुष का जो क्राइटेरिया है वो 21 से 45 दिया है। ऐसा क्यों? अगला लाइन पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पर इस योजना में प्रावधान क्या है? विवाह के उपरांत
जोड़े में एक व्यक्ति निःशक्त होने पर 50,000 रुपए तथा दोनों यानी कि वर वधु दोनों निःशक्त है तो उन्हें 1,00,000 रुपए की सहायता राशि इस निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। समझना, इस योजना में लाभ किस अवसर पर दिया जा रहा है? विवाह के अवसर पर। और हमारे देश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 18। और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? वो है 21। इसीलिए यहां पर अलग अलग एज ग्रुप दिया गया है। 18 से 45 वर्ष की निःशक्त महिला, 21 से 45 वर्ष के निःशक्त पुरुष जो कि आयकर दाता श्रेणी में नहीं आते, तो उन्हें विवाह के उपरांत यानी कि विवाह होता है, ठीक है, मान लीजिए ये एक आपका लड़का है और ये एक लड़की है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, इसमें अगर ये हैंडीकैप है, लड़की हैंडीकैप है, विकलांग है, और लड़का ठीक है, ठीक, तो अगर दोनों में से कोई एक हैंडीकैप है, जैसे कि ये आपकी लड़की हैंडीकैप है और लड़का ठीक है, स्वस्थ है, तो उस कंडीशन में उन्हें 50,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। दूसरा कंडीशन जिसमें लड़की हैंडीकैप है और लड़का भी हैंडीकैप है, यानी कि लड़का लड़की दोनों विकलांग है, तो उस कंडीशन में 1,00,000 रुपए उन वर वधु को प्रदान किया जाएगा। अगर जोड़ों में से यानी कि लड़के और लड़की, वर और वधु के जोड़े में से कोई एक विकलांग है तो 50,000, दोनों विकलांग है तो 1,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ये काफी पुरानी योजना है। 1 अक्टूबर 1995 से यह योजना संचालित है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग प्रदान करना। ठीक है, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, वृद्ध जन यानी कि बुजुर्ग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर यानी कि राशि प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग प्रदान करना। अब इसमें पात्र कौन होंगे? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध जन, ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, 60, 61, 62, 63, 80, 90, 60 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे जो है देखिए लाभ की राशि जो है 2 प्रकार से डिवाइड की गई है। अगर वृद्ध जन जिनकी आयु 60 से लेकर के आपका 79 वर्ष आयु वर्ग के है, ठीक है, 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के बीच में है, 60 to 79 एज ग्रुप के बीच में है, तो उन्हें 500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा। और देखिए 79 के बाद 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के है तो उन्हें 650 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध जन इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, लेकिन 60 to 79, 60 से लेकर के 79 वर्ष आयु वर्ग के आपका आयु वर्ग के वृद्ध जनों को 500 रुपए, और 80 से अधिक आयु वर्ग के 80 के बाद 81, 82, 83, ठीक है, 80 से लेकर के उसके आगे उन्हें 650 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा इस पेंशन में राज्य शासन का भी योगदान रहता है। जैसे कि यहां पे 550 रुपए राशि दी गई है तो 550 रुपए में राज्य सरकार 300 रुपए वहन करेगा। ठीक है, 650 रुपए की राशि है तो इसमें राज्य सरकार 150 रुपए वहन करेगा। ठीक, जैसे कि 500 रुपए है तो 500 रुपए में से 300 रुपए राज्य सरकार और बचा हुआ 200 रुपए ये केंद्र सरकार वहन करता है। 650 रुपए में से आपका 150 रुपए राज्य सरकार और जो बचा हुआ आपका 500 रुपए है, ठीक है, बचा हुआ 500 रुपए ये केंद्र सरकार वहन करेगा। ठीक, इसे भी याद रखना कि राज्य का आपका अंश कितना होता है। लाभान्वित वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.69 लाख हितग्राही इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, ऐसे परिवार के वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यानी कि एक परिवार का मुखिया, ठीक है, किसी परिवार का मुखिया जिसकी कमाई से पूरा परिवार का गुजारा चलता है। जनरली अगर हम बात करेंगे तो किसी फैमिली में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके फादर की होती है, वो परिवार के मुखिया है, वो कमा करके लाते हैं और उसके कमाई से पूरे घर का खर्चा चलता है। और उस परिवार के अगर मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जो वारिस मुखिया होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कमाने में सक्षम होगा, जो अगला मुखिया बनेगा, जरूरी नहीं कि वो कोई लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती है, पिता के बाद माता भी आपका अगला वारिस मुखिया बन सकती है जो कि कमाई करके अपने परिवार को पालेगी, तो उसके वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, मृतक की आयु, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें जो जिसकी मृत्यु हुई है, जो जिसकी कमाई से पूरा परिवार चल रहा था, मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, जो आपका मुखिया जिसके कमाई से पूरा घर का गुजारा चल रहा था, वो मृत्यु की तारीख में उसकी आयु 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होना चाहिए। अब आप बोलेंगे 18 वर्ष से अधिक, लेकिन मुखिया की उम्र तो जो है उससे ज्यादा भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि एक परिवार में 4 सदस्य है, माता पिता, उसका एक लड़का और उसकी बहन, ठीक है, भाई बहन की जोड़ी है। पिता अगर आपका पैरालाइज है, ठीक है, उनको वो जो है आपका लकवा कहा जाता है, लकवा की शिकायत, बेड में चले गए, माता बुजुर्ग है, एक बहन है, तो कमाने वाला बचेगा कौन, भाई, उसकी उम्र हो सकता है 20 साल हो, और वो जो कमा के लाता है उससे पूरे परिवार का गुजारा चलता है। इसलिए यहाँ पे क्राइटेरिया 18 वर्ष या उससे अधिक रखा गया है, 18 वर्ष से अधिक और 60 साल से कम होना चाहिए। इसमें 20,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत अगले वारिस मुखिया को। लाभान्वित वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9,854 हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब ये क्या है, ये जो योजना है ये वर्ष 2009-10 में इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति, एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों के मूलभूत आवश्यकता जैसे आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक और आर्थिक इत्यादि विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान देना, यहां पे एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, ना कि शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित जनजाति की बात नहीं हो रही है, अनुसूचित जाति वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में मूलभूत आवश्यकता जैसे आवास, पेयजल आपूर्ति, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक इत्यादि विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बहुत सी हम ऐसी योजना पढ़ रहे हैं जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है, लेकिन ये योजना अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी कैटेगरी के लिए है। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 50-50% होता है। ठीक है, प्रथम चरण में बेमेतरा के 30 गांव, बलौदाबाजार के 40 गांव, जांजगीर चांपा के 30 गांव, बिलासपुर के 35 गांव, इस प्रकार से 175 ग्रामों का चयन किया गया है इस योजना के अंतर्गत। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना अंतर्गत द्वितीय चरण में अब तक कुल 909 ग्रामों का चयन हुआ है। ठीक है, जब इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ था 2018-19 में, तब से लेकर के अब तक 909 गांवों का चयन हुआ है। अभी हमारे प्रदेश में आपके देखिए, प्रथम चरण में 30, बेमेतरा के 30, बलौदाबाजार के 40, जांजगीर चांपा के 30, बिलासपुर के 35, इस प्रकार 175 गांवों का चयन भी हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2015-16 से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू है। ठीक, इसे भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जिसकी शुरुआत फरवरी 2009 से हुई। फरवरी 2009 से यह योजना संचालित है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह पात्रता क्या है, 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला। देखिए, विधवाओं के लिए इससे पहले हमने एक और योजना पढ़ा था, कौन सा, सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा था आपका ये योजना, सुखद सहारा योजना। इसमें जो विधवा है, विधवा का आयु वर्ग 18 से 39 वर्ष है।
तो विधवाओं को 18 से 39 वर्ष तक सुखद सहारा योजना के अंतर्गत 500 रुपए प्रति माह मिलता है। और जैसे ही उनकी उम्र 40 साल हुई तो 40 से लेकर के 79 ईयर तक, ठीक है, 40 से लेकर के 79 वर्ष तक जो है उन्हें इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपए प्रति माह मिलेगा। अब बात करते हैं 79 के बाद, तो 79 के बाद 80 ईयर, 80 वर्ष के हो जाएंगे, तो 80 वर्ष में उन्हें वृद्धजन, इससे पहले हमने पढ़ा ना आपका ये योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्ध की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आपका 79 80 के बाद उन्हें 650 रुपए मिलेगा। तो ये योजना अलग अलग क्लासिफाइड है, ठीक है, इसे लेके कंफ्यूज मत होना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जो कि फरवरी 2009 से संचालित है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला इसके अंतर्गत पात्र है। 500 रुपए प्रति माह, आप देखेंगे जनरली सारी योजनाओं में 500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जा रहा है, जिसमें केंद्र की तरफ से 300 और राज्य की तरफ से 200 रुपए इसमें जो है प्रदान किया जाता है, यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.11 लाख हितग्राही इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। प्री और व्यापम के अलावा सीजीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में ये सारी योजनाएं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ निबंध आते हैं, तो उसमें आप ये सारी योजनाओं को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। अब ये मुख्यमंत्री पेंशन योजना क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। पहले थ्योरी बताता हूं, फिर आपको आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा। छत्तीसगढ़ वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 प्रारंभ किया गया। इस योजना में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्त महिलाओं को लक्षित किया गया है। यह योजना वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजना के अतिरिक्त योजना है। इसका मतलब क्या है? इससे पहले हमने जितनी भी योजनाएं पढ़ी, चाहे वो राज्य शासन द्वारा संचालित हो या केंद्र शासन द्वारा संचालित हो, तो उसमें जो भी आपके सर्वे सूची होता है, ठीक है, जो उसमें डाटा तैयार किया जाता है, वो सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आधार पर वो सूचीबद्ध है। यानी कि जो जनगणना 2011 में जो सर्वे हुआ था, उसमें जो आयु मेंशन था, उस आधार पर इन योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन इस जो जनगणना 2011 में सर्वे में जिन वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को अन्य किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उन्हें मुख्यमंत्री पेंशन योजना के माध्यम से सहायता प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। किसी कारण से किसी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्त महिला जिनका जो नाम है सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 के सर्वे सूची में उनका नाम सूचीबद्ध नहीं है, जिस कारण से प्रदेश में संचालित केंद्र और राज्य सरकार की अन्य किसी भी योजनाओं का वह लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए लाया गया मुख्यमंत्री पेंशन योजना। कंडीशन क्या है कि प्रदेश में संचालित किसी अन्य योजना का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। यह योजना भी वरिष्ठ नागरिक, महिला, विधवा महिला और परित्यक्त महिला के लिए भी है। इस पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, मूल निवासी, 60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की विधवा एवं परित्यक्त महिला, ठीक। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना की सर्वेक्षण सूची में स्वतः शामिल सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवार की सूची में हो। यानी कि वही सीधे साधारण शब्दों में बोला जा रहा है कि उनका जो आपका नाम है, ये सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना सूची में उनका नाम वंचित हो गया है, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.49 लाख हितग्राही को इस योजना का लाभ मिला है। इसमें 500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। सभी योजनाओं में 500 रुपए ही मिल रहा है। एक वृद्धावस्था वाले में आपका 650 रुपए, वो भी 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर मिलता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहुनिशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना, ठीक है।
बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, गंभीर रूप से एवं बहुनिशक्त, बहुनिशक्त का मतलब किसी का हाथ नहीं है, ठीक है, कि ये हो गया आपका गंभीर रूप से निशक्त। और बहुनिशक्त का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मल्टीपल रूप से हैंडीकैप है, जिसका एक हाथ एक पैर नहीं है, जिसके दोनों पैर नहीं है, ठीक है, इसे कहा जाता है बहुनिशक्त, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग, 18 टू 79 एज ग्रुप, गंभीर एवं बहुनिशक्त व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत पात्र रखा गया है। इसमें 500 रुपए प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें केंद्र का अंश 300 रुपए और राज्य का अंश 200 रुपए निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 33,446 हितग्राही इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री तीरथ बरत योजना। अच्छा, इस योजना में एक अपडेट आया है, यहां पर लिखा हुआ है इस योजना का पूर्व नाम था मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ठीक, जो कि प्रभावशाली था 2012 से। इसमें एक अपडेट आया है, ठीक है। अपडेट क्या है ध्यान दीजिएगा। अभी अक्टूबर 2024 में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक, उसमें इस मुख्यमंत्री तीरथ बरत योजना का नाम परिवर्तित करके फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना कर दिया गया है। इसे मैं आपको करंट अफेयर में फिर से कवर कराऊंगा, जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीडियो आएंगे उसमें। लेकिन ध्यान देना, जो पिछली सरकार थी, यानी कि भूपेश बघेल जी की जब कार्यकाल था, तो हमारे प्रदेश में शुरू में वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई थी, वर्ष 2012 में। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बने, कौन, आपके भूपेश बघेल जी, तब उन्होंने इस योजना मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का नाम परिवर्तित करके रख दिया मुख्यमंत्री तीरथ बरत योजना। योजना का नाम परिवर्तित किया गया, ठीक है। अब जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, सत्ता परिवर्तन हुआ, राजनीतिक दल परिवर्तन हुआ, तो इस योजना का नाम फिर से परिवर्तित करके रख दिया गया मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तो वर्तमान में इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा कराना, वृद्ध व्यक्तियों को जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कंडीशन क्या है? छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और निशक्त जन, इन्हें इस योजना के अंतर्गत जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। बुजुर्ग और निशक्त जनों को तीर्थ यात्रा कराया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2012 से हुई थी। पिछली सरकार ने नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री तीरथ बरत योजना कर दिया था। अभी जो नवीनतम सरकार है, श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से इसका नाम कर दिया है, ठीक। इसमें जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों की बात हो रही है, उसमें 80% बीपीएल कार्डधारी, यानी कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, और 20% एपीएल, यानी कि अबव दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले, जो आयकर दाता ना हो, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करते हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामर्थ्य विकास योजना। अब ये सामर्थ्य विकास योजना क्या है? इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सामर्थ्य विकास योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है? तो हमारे प्रदेश में सामर्थ्य विकास योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के समस्त पात्र निशक्त जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण उपलब्ध करवाकर उनकी गतिशीलता को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका यहां से आधा हाथ नहीं है, तो उसे कृत्रिम अंग प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो मैकेनिकल रूप से जो वर्क होता है, ठीक है, जो मैकेनिकल रूप से जो आपके कृत्रिम अंग आते हैं, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण। अब कोई विकलांग है तो उसे चलने के लिए बैसाखी प्रदान की जाएगी। तो ये सारे चीज इसमें मुहैया कराए जाते हैं। इसका कंडीशन क्या है? छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, स्थानीय निवासी, और जो हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप का क्राइटेरिया क्या है?
उसकी निशक्तता यानी कि उसकी जो दिव्यांगता है वो 40% या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, कुछ मेडिकल कंडीशन होते हैं, निशक्तता वो 40% या उससे अधिक होना चाहिए। तथा माता पिता अभिभावक की मासिक आय 8,000 रुपए प्रति माह से कम होना चाहिए। ठीक, माता पिता और अभिभावक की जो मासिक आय है वो 8,000 रुपए से कम होना चाहिए। तब सामर्थ्य विकास योजना के तहत उन्हें कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अंतर्गत सबसे पहले है आपका प्रसाद योजना। प्रसाद योजना, इस प्रसाद योजना, ये जो प्रसाद योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। इस प्रसाद योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ में श्री यंत्र पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। श्री यंत्र पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर, इसकी स्थापना राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में इस आपके फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हो रही है। किस स्थान पे हो रहा है? डोंगरगढ़, प्रज्ञागिरी और चंद्रगिरी की पहाड़ी के मध्य। आप में से बहुत से लोग जो है नवरात्रि में बमलेश्वरी माता मंदिर जाते होंगे डोंगरगढ़ में। जब टॉप में आप माता के मंदिर में पहुंचेंगे, सबसे टॉप में जहां पे माता की प्रतिमा है, उसके आजू बाजू चक्कर लगाने के लिए स्पेस होता है जहां पे खिड़की है। जैसे ही आप माता के मंदिर में इंटर करेंगे, लेफ्ट साइड की खिड़की से झांक करके देखिएगा, आपको अलग से वो पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर, श्री यंत्र पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर आपको वहां पे शो होगा। श्री यंत्र क्यों लिखा हुआ है? आप में से अधिकांश जो श्री यंत्र से परिचित होंगे, पूजा घर में रखा होता है, कुछ ऐसा स्टार शेप में होता है ये। ठीक है, ऐसे स्टार शेप में होगा, ऐसे गोल राउंड में होगा, ये होता है आपका श्री यंत्र आकार का। यानी कि ऊपर ऊंचाई से देखने पर वो कुछ इस आकृति का दिखता है और इसे 3 पहाड़ियों के मध्य स्थापित किया जा रहा है। तीनों पहाड़ी से देखने पर आपको वह उसकी आकृति श्री यंत्र के समान दिखाई देगी। डोंगरगढ़ की पहाड़ी जो कि सनातन धर्म से संबंधित है, जहां पर माता बमलेश्वरी की प्रतिमा है। ठीक है, माता बमलेश्वरी का वहां पर क्या है? मंदिर है। आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा यहां पे खुले आसमान में विराजित है। और एक है आपका चंद्रगिरी की पहाड़ी जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हाल ही में यहां पर जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी ने संलेखना विधि से अपना देह का त्याग किया था, तब काफी चर्चा में आया। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल की 3 पहाड़ियों के मध्य स्थापित किया गया श्री यंत्र पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक, योजना क्या है? केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत चिन्हित जमीन में ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा होगा जो डोंगरगढ़, प्रज्ञागिरी और चंद्रगिरी की पहाड़ी में चढ़कर नीचे देखने से श्री यंत्र की तरह यह दिखाई पड़ेगा। परियोजना की स्वीकृति लागत यानी कि इसे बनाने की जो स्वीकृति लागत है वो आपका 43.33 करोड़ है। काफी समय से यही डाटा रिपीट हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सुविधा क्या है? श्री यंत्र आपका जो श्री यंत्र फैसिलिटेशन सेंटर है उसमें क्या क्या सुविधा होगी? श्री यंत्र के इस स्ट्रक्चर में 3 माले होंगे। ठीक है, वाले लिखा गया, 3 माले होंगे। भूतल में प्रसादी की व्यवस्था होगी, खान पान के लिए कैफेटेरिया बना होगा। द्वितीय माले में तीर्थ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, यहीं पुस्तकालय होगा। तीसरे और सबसे ऊंचे माले में ध्यान केंद्र और मेडिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। यह है आपका श्री यंत्र फैसिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित पर्यटन स्थल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो है 2 से 3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुल कितने पर्यटन स्थल चिन्हांकित किए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है और हर साल इसका आंकड़ा चेंज होता है। एक साल जब क्वेश्चन आया था तब उस समय उसका आंसर लिया गया था 117। फिर एक बार जब क्वेश्चन आया तो उस समय इसकी संख्या थी 129 और वर्तमान में इसकी संख्या है 139। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक गुफाएं, जलप्रपात, अभ्यारण्य, धार्मिक स्थल, जलाशय आदि ये सभी पर्यटन क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये जो आपके पर्यटन स्थलों की संख्या है, ये चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की संख्या 139। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके डाटा से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आगे भी बनेंगे। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की संख्या 139 है। ठीक है,
चिन्हित किया जाता है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा। उद्देश्य, पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश के चुनिंदा पर्यटन स्थलों में खान पान, आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे हैं। यानी कि जब इनको चिन्हांकित किया जाता है तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के वेबसाइट में इसके डिटेल अपलोड किए जाते हैं, जहां पर जाकर के आप इसके नियरेस्ट होटल की जानकारी, इस पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी, होटल की बुकिंग, ये सारी चीजें करवा सकते हैं अगर वो लिस्ट हो गया वो पर्यटन स्थल इस आपके इनकी सूची में। ठीक है। संपर्क, छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और पैकेज टूर रिसोर्ट, ये आपका बेसिक जानकारी। इनके टोल फ्री नंबर पर जाकर के आप और भी डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रस्तावित अधोसंरचना छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अंतर्गत। सबसे पहले प्रस्तावित जल पर्यटन यानी कि वाटर स्पोर्ट, वाटर के अंतर्गत स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो इसके अंतर्गत टोटल 9 जलाशयों का चयन हुआ है छत्तीसगढ़ जल पर्यटन के रूप में, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाएगी। अभी विकसित हो रहा है, क्या है, प्रस्तावित अधोसंरचना, अभी बना नहीं है, विकसित किया जाएगा वाटर स्पोर्ट्स को। सबसे पहले मुरुमसिल्ली धमतरी जिले का, सतरेंगा हसदेव बांगो डैम के अंतर्गत आता है सतरेंगा, कोरबा जिला, संजय गांधी जलाशय खूटाबाट, जिसे खूटाघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है, बिलासपुर, धमतरी का गंगरेल जलाशय, कबीरधाम कवर्धा का सरोदा बांध, रायपुर का समोदा बैराज, महासमुंद का कोडार डैम, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का मनेलिया डैम। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मनेलिया डैम किस जिले में स्थित है, गोरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। कांकेर जिले का दुधवा डैम, यहां पर जो है आपका वाटर जल पर्यटन या वाटर स्पोर्ट्स यहां पे विकसित किए जाएंगे। प्रस्तावित टूरिज्म और रिसोर्ट, आप में से बहुत से लोग छत्तीसगढ़ के बहुत से आपके रिसोर्ट्स के नाम जानते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में और भी रिसोर्ट्स हैं जो कि विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बैगर रिसोर्ट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, हलवा रिसोर्ट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारे रिसोर्ट्स विकसित किए गए हैं, कुनकुरी में किए गए हैं, आपके कबीरधाम में किए गए हैं। वैसे ही और भी रिसोर्ट्स अभी प्रस्तावित है, जैसे ह्वेनसांग रिसोर्ट। ह्वेनसांग कौन था, चीनी यात्री जो कि हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से होकर गुजरा था। तो सिरपुर में, सिरपुर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का केंद्र था, तो सिरपुर में बनाया जाएगा ह्वेनसांग टूरिस्ट रिसोर्ट। वैसे ही धमतरी में बनाया जाएगा गंगरेल डैम पे गंगरेल रिसोर्ट। चित्रकूट में बनाया जाएगा दंडामी लग्जरी टूरिस्ट रिसोर्ट। आपका जशपुर में सरना एथनिक टूरिस्ट रिसोर्ट, सरगुजा में ही शैला टूरिस्ट रिसोर्ट मैन पार्ट, और आपके कोरबा जिले में सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट, ये जो है प्रस्तावित है। तो ये था आपका अध्याय 16, जिसमें हमने सामाजिक सेवा के अंतर्गत बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर किया। इन योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से इस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन आधारित प्रश्न भी पूछ सकता है, सुमेलित कीजिए भी करके आ सकता है, असत्य युग में पहचानिए करके भी आ सकता है, तो इसे अच्छे से कवर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।